इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अभी एटम्स में अगर मैंने एक पर्टिकुलर स्पेस ले लिया, उसमें बहुत सारे एटम हैं, तो अगर एक एटम की बात करूं तो उसका कंट्रीब्यूशन एनर्जी में बहुत सारे अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं कि उसको एक अलग पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो उसकी 3 काइनेटिक एनर्जी रहेगी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी की वजह से, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से, थर्ड जेड डायरेक्शन की वजह से भी। सो काइनेटिक एनर्जी will be written as 1/2 mvx square plus mvy square plus mvz square। नाउ अगर तुम एवरेज ऑफ ईच क्वांटिटी निकालो, ठीक है, एवरेज ऑफ ईच क्वांटिटी, तो ये क्या है 1/2। देखो एवरेज क्वांटिटी निकालने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये जो सिंबल अगर आप नहीं लिखोगे तो that will not counted as a average energy term। so if you want to mention की average quantity है तो आपको ये mention करना पड़ेगा सिंबल। so kinetic energy is equal to half mvx square plus half vy square plus half mvz square, ठीक है। but we know कि mean energy पर molecule is 3/2 kBT है, जो हमने यहाँ पे देखा था। एनर्जी पर एटम कितना था पर मॉलिक्यूल 3/2 kBT। तो ये मीन कितना है, एक के लिए है, करेक्ट। सो मीन एनर्जी विल बी 3/2 k। सिंस देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन x y z हियर, तो वो क्या हो जाएगा, अभी देखो टोटल जब मैंने लिया था 3/2 kBT था, लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग है ना। सो डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो इंडिविजुअली मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन हर एक एनर्जी का। सो अगर मुझे हाफ vx स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो 1/2 kBT हो गया, हाफ vy स्क्वायर तो उसका भी उतना ही, क्योंकि मुझे इक्वल पार्टिसिपेंट करना है, राइट। नेम इटसेल्फ डिफाइन दैट इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अगर इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी करना, क्योंकि यहाँ पे जो हमने निकाला था ये किसके लिए था, टोटल के लिए था, हाफ mv स्क्वायर की जब बात चल रही थी तब का, ठीक है। सो for half mv square it is 3/2, but for individual it is 1/2 kBT, ठीक है। प्लीज मेक नोट ऑफ दिस, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज इन दिस स्मॉल थिंग, ठीक है। thus mean energy associated with every component of translational kinetic energy, which is quadratic obviously, in the velocity component in x y z direction is 1/2 kBT, and therefore the translation energy contribution of the molecule, it is not molecules, it is one molecule, is 3/2 kBT, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ ट्रांसलेशन एनर्जी का कंट्रीब्यूशन देखना है, मतलब एक मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में कितना जाता है, वाई डायरेक्शन में कितना जाता है, जेड डायरेक्शन में कितना जाता है, अगर उसका एवरेज मुझे देखना है कि वो ट्रांसलेशन है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो वो 3/2 kBT जितना है, ठीक है। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब भी आप इसका डेफिनेशन पढ़ने के बाद, अगर आप एक क्रिकेट बॉल का हवा फेंको ऐसे थोड़ा एंगल पे, किसी को कैच देगा समझो, ठीक है, तो वो बॉल की मोशन डिस्क्राइब करने के लिए आपको कौन कौन से पैरामीटर लगेंगे। सबसे पहले तो वो कितना हाइट गेन कर रहा है, वाई डायरेक्शन, कितना आगे जा रहा है, एक्स डायरेक्शन, और साथ साथ में बॉल रोटेट भी होगा, रोटेशन भी चाहिए, ठीक है, करेक्ट। और मानो कि आपने बॉल को स्विंग कराया हवा में, तो जेड डायरेक्शन भी चाहिए कि वो थोड़ा हल्का सा उस डायरेक्शन में चेंज होगा, ठीक है। और अगर मैं नहीं करा पा रहा तो जेड का कोई नहीं रहेगा। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे अलग अलग पैरामीटर्स चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए समझाने के लिए। तो इसी तरह से जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो हमें लगती है उस पर्टिकुलर मोशन को समझाने के लिए, उसे वो कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ coordinates or independent quantities required to describe the position and the configuration of the system completely। so हमारे एग्जांपल में बॉल रोटेट भी कर रहा था, अब रोटेशन एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है, अगर ये मेरे बॉल का एक्सिस है तो, ठीक है। अगर मान लो ये अभी ये सेम एग्जांपल नहीं है, बट लेट्स सपोज ये पूरा बॉल है, ये सॉलिड बॉल है, तो एक्स वाई जी तीनों तरफ रोटेशन हो सकता है बॉल का, डिपेंड करता है, करेक्ट। सो अब कैसे करा उस पर डिपेंड कर रहा है, ये आपको एंगल पे भी कर रहा है, एंगल पे कर रहा है तो आपको दोनों का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सो रोटेशन विल बी आई विल नीड 3 रोटेशनल कंपोनेंट्स, करेक्ट, रोटेशन अबाउट एक्स, रोटेशन अबाउट वाई, रोटेशन अबाउट जेड, एंड आई विल नीड 3 कोऑर्डिनेट ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट, राइट, एक्स वाई जी। तो हमें टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम
मिलेंगे ऐसे। बेसिकली सारे कोई भी रियल थिंग है उसके लिए हम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करते हैं, लेकिन अभी जो बॉल वाला प्रॉब्लम है अगर उसको मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि बॉल को सीधा तुम फेंक रहे हो, वो रोटेट नहीं कर रहा है, पहला एग्जाम्पशन, तो रोटेशन अबाउट एक्स वाई जी सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लेन जा रहा है, सीधा का सीधा मुड़ रहा है, मतलब मुझे सिर्फ एक्स और वाई प्लेन चाहिए जो आपने पढ़ा था, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था ना तब, कि बॉल कितना आगे ट्रैवल कर रहा है, तो वो उसी का एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे सिर्फ हमने एक्स और वाई यूज़ किया था, करेक्ट, एक्स और वाई। सो वी रिक्वायर्ड ओनली 2 quantities to describe the entire motion. So based on the assumption, your dependence on each of this quantity will get reduced and your degree of freedom will get reduced, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक डायटमिक है मॉलिक्यूल है, एक एटम यहाँ पे एक एटम यहाँ पे, ठीक है। अभी एटम एक्स डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, दो एटम यहाँ, 2 इंडिपेंडेंट एटम है। अब ये जेड डायरेक्शन है, अब पकड़िए प्लेन है, ठीक है, और ये जेड डायरेक्शन है, और आपका एटम ऐसे मूव हो रहा है, अबाउट जेड डायरेक्शन ऐसे रोटेट कर रहा है, समझ लो, ये जेड डायरेक्शन है और उसके अराउंड रोटेट कर रहा है। प्लीज बी वेरी केयरफुली, ऐसा नहीं है, सीधा नहीं है रोटेशन, ये अबाउट जेड है ऐसे, ठीक है, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, ऐसा है ये, ठीक है, दिख रहा होगा ऐसे तो। सो पहला रोटेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है डायटोमिक मॉलिक्यूल का, कैसा है, अबाउट द जेड एक्सिस। अभी अबाउट वाई एक्सिस पे आप रोटेट कर सकते हो वैसे, अगर ये वाई एक्सिस है तो वैसे भी रोटेट कर सकते हो। अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो तो स्फीयर के थ्रू जा रहा है, देखिए एक्स एक्सिस। तो अगर अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करो तो आप अबाउट एक्सिस ही रोटेट करो, वो एटम्स तो कहीं जा ही नहीं रहे, मॉलिक्यूल्स तो कहीं जा ही नहीं रहे। सो दिस इज समथिंग वी डोंट वांट। The only independent quantities what we have right now is एक rotation about y axis and rotation about z axis. Also we have translation. Translation can happen in x direction and z direction, y direction. So 3 translation can be possible and 2 rotation. So how many independent degree of freedom here? 5 in this case. So let's go through. Monoatomic gas is like helium, contains only helium atom, and helium atom has 3 translation degree of freedom x, y, z. कंसिडर ऑक्सीजन, अगर तुम ऑक्सीजन की बात करो तो 2 एटम है, राइट, ओ ओ यहाँ पे, जैसे कि इसकी बात चल रही थी। तो मॉलिक्यूल हैज 3 ट्रांसलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन एडिशन टू दैट यू हैव जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगा और वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन होगा। सो द रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अबाउट द जेड एक्सिस भी होगा। तो बेसिकली यू हैव 2 मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम टू डिस्क्राइब, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ट्रांसलेशन एनर्जी का कंपोनेंट आएगा और 2 आपके रोटेशनल एनर्जी के कंपोनेंट आएंगे। सो a diatomic molecule can rotate about its center of mass in 2 direction and they are perpendicular to its molecular axis. So each of these 2 degree of freedom contribute the rotational kinetic energy. अभी rotational kinetic energy क्या होगा, हमने पहला चैप्टर में पढ़ा है, half I omega square, correct? So I have rotational kinetic energy for about y axis and about z axis. So we will have, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है ना, I z I y. So I will have rotational kinetic energy about z axis will be half I z omega z square. अगर about this axis जो रोटेशन हो रहा है तो ओमेगा z है और रोटेशन कंपोनेंट, और यहाँ पे ओमेगा y है, तो मेरे पास I y है, I z है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ I z ओमेगा z स्क्वायर प्लस हाफ I y ओमेगा y स्क्वायर, ठीक है। चलो, सो टोटल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मेरे पास ट्रांसलेशन एनर्जी कंपोनेंट है और रोटेशनल कंपोनेंट है। सो द टोटल एनर्जी ड्यू टू द ट्रांसलेशन रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी कैपिटल E इज इक्वल टू E फॉर ट्रांसलेशन एंड E फॉर रोटेशन। ट्रांसलेशन कितनी डायरेक्शन में है, Vx, Vy, Vz तीनों डायरेक्शन में, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। रोटेशनल किस 2 डायरेक्शन में, z और y के डायरेक्शन में, लेकिन ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना, हाफ kBt, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ kBt, इसका कंट्रीब्यूशन कितना, हाफ kBt। ये हाफ kBt क्या है, कंट्रीब्यूशन टू द टोटल एनर्जी, ठीक है, contribution to the total energy. So half kBt will be the contribution here. चलो, तो ये हो गया आपका केस जब आपके पास ट्रांसलेशन है और रोटेशन है। अब ये
एक और चीज़ है कि हर एटम अपनी पेरिफेरी पे वाइब्रेट भी करता है, ठीक है। तो अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशन की वजह से भी एक एनर्जी आएगी। तो लेट सपोज वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, अज्यूम करो, ठीक है, तो उसकी वजह से एक वाइब्रेशनल कंपोनेंट भी आएगा, ठीक है। सो नाउ दैट इफ आई वांट टू फाइंड द टोटल मोशन adds to energy associated to the vibration also, then energy will be energy for translation, energy for rotation and energy for vibration also. Now what is this E component, E vibrational component? So अगर कोई भी क्वांटिटी अगर वाइब्रेट करती है तो दो पैरामीटर आते हैं, एक तो आपका आता है हाफ एम वी स्क्वायर और एक हाफ एम यू स्क्वायर और दूसरा आता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के आर स्क्वायर. We will talk about this in the oscillation a lot more in detail. So please remember this formula at this moment. यहाँ पे u क्या है आपका velocity है और r जो है वो separation between the atoms है, ठीक है. So the terms that are quadratic in velocity and position respectively each contributing half kVt. तो ये कितना contribute करेगा? 2 times kVt जितना, ठीक है. So total energy thus each mode of vibration, देखो यहाँ पे ये हाफ केवीटी करेगा, ये हाफ केवीटी करेगा, सो टोटल ये कितना करेगा? 2 टाइम्स ऑफ केवीटी, ठीक है. चलो ये सब चीज को अभी हम एक साथ देखते हैं. सो फॉर अ नॉन रिजिड डायटोमिक गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर कैपिटल T एंड द मीन काइनेटिक एनर्जी associated with the translation motion of molecule along 3 direction, जो हम इसकी बात कर रहे हैं ये वाले, तो ये क्या होगा? 1/2 kBt, 1/2 kBt, 1/2 kBt. तो ये कितना है? 3 times 1/2 kBt, ठीक है. ऑल्सो द मीन काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशनल मोशन विल बी, इसकी वजह से हाफ kBt जाएगा, इसकी वजह से हाफ kBt जाएगा. सो नाउ आई हैव 2 times ऑफ हाफ kBt फॉर दिस 2. और अगर मैं वाइब्रेशनल एनर्जी भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो वो और 2 पैरामीटर आएंगे और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा हाफ kBt, हाफ kBt, ठीक है. हाफ केवीटी की हम बोल रहे हैं क्योंकि इक्वी पार्टीशन की है, रिमेंबर. सो दिस इज हाउ द एनर्जी विल बी इक्वली पार्टिसिपेटेड, ठीक है. ओके, सो फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर कैपिटल T, द एवरेज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज हाफ केवीटी, ठीक है. The law of equipartition of energy is valid for high temperature, not for extremely low temperature where quantum effect become important. अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो वहाँ पे क्वांटम इफेक्ट लेना पड़ता है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है.